मैंने पिछले 500 वर्षों में 10 सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों और 3 अंतिम आरक्षित मुद्राओं का अध्ययन किया। इसने मुझे डच साम्राज्य और गिल्डर के उत्थान और पतन के माध्यम से ले गया। ब्रिटिश साम्राज्य और पाउंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और प्रारंभिक पतन और डॉलर, और चीनी साम्राज्य का पतन और उदय और इसकी मुद्रा, साथ ही स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, भारतीय, जापानी, रूसी और ऑटोमन साम्राज्यों का उदय और पतन, साथ ही उनके महत्वपूर्ण संघर्ष इस चार्ट में मापे गए अनुसार। चीन के पैटर्न को बेहतर समझने के लिए मैंने चीनी राजवंशों के उत्थान और पतन और उनकी मुद्राओं का वर्ष 600 तक अध्ययन किया, क्योंकि इन सभी उपायों को एक साथ देखना भ्रमित कर सकता है। मैं 4 सबसे महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित करूंगा: डच, ब्रिटिश, अमेरिकी और चीनी। आप जल्दी ही पैटर्न को पहचान लेंगे। अब चलिए इसे थोड़ा सरल बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग 250 वर्षों तक चलने वाले ओवरलैपिंग चक्रों में घटित हुए, जिनके बीच 10 से 20 वर्षों के संक्रमण काल होते थे। आमतौर पर ये संक्रमण महान संघर्ष के समय होते हैं, क्योंकि प्रमुख शक्तियां बिना लड़े नहीं गिरती। तो मैं एक साम्राज्य की शक्ति को कैसे माप रहा हूं? इस अध्ययन में मैंने 8 मापदंडों का उपयोग किया। प्रत्येक देश की कुल शक्ति का माप इन सभी को औसत करके लिया गया है। ये हैं शिक्षा, आविष्कारशीलता और प्रौद्योगिकी विकास, वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा, आर्थिक उत्पादन, विश्व व्यापार में हिस्सा, सैनिक शक्ति, पूंजी बाजारों के लिए उनके वित्तीय केंद्र की शक्ति, और एक आरक्षित मुद्रा के रूप में उनकी मुद्रा की शक्ति। क्योंकि ये शक्तियां मापनीय हैं, हम देख सकते हैं कि अभी प्रत्येक देश कितना मजबूत है, अतीत में कैसा था, और क्या वे उभर रहे हैं या गिर रहे हैं। कई देशों के अनुक्रमों की जांच करके हम देख सकते हैं कि एक सामान्य चक्र कैसे घटित होता है। और क्योंकि उतार चढ़ाव भ्रमित कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सरल बना सकते हैं ताकि सामान्य साम्राज्य के उत्थान और पतन को संचालित करने वाले कारण प्रभाव संबंधों के पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेहतर शिक्षा आमतौर पर नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है, और थोड़ी देरी के बाद मुद्रा को एक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित करती है। आप यह भी देख सकते हैं कि ये बल फिर इसी क्रम में गिरावट का सामना करते हैं, एक दूसरे की गिरावट को मजबूत करते हैं। अब आइए उन घटनाओं के अनुक्रम को देखें जो किसी देश के भीतर होते हैं और इन उत्थानों और पतनों का कारण बनते हैं। संक्षेप में, बड़ा चक्र आमतौर पर एक प्रमुख संघर्ष के बाद शुरू होता है, अक्सर एक युद्ध जो नई अग्रणी शक्ति और नए विश्व व्यवस्था को स्थापित करता है। क्योंकि कोई भी इस शक्ति को चुनौती नहीं देना चाहता, आमतौर पर इसके बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। जब लोग इस शांति और समृद्धि के आदी हो जाते हैं, तो वे इसके जारी रहने पर अधिक दांव लगाने लगते हैं। वे इसके लिए पैसा उधार लेते हैं, जो अंततः वित्तीय बुलबुले की ओर ले जाता है। साम्राज्य की व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ती है, और जब अधिकांश लेन देन उसकी मुद्रा में होते हैं, तो यह एक आरक्षित मुद्रा बन जाती है, जो और अधिक की ओर ले जाती है। बबल्स। इसी समय इस बढ़े हुए समृद्धि से धन असमान रूप से वितरित होता है, इसलिए आमतौर पर अमीर और गरीब के बीच धन का अंतर बढ़ता है। अंततः वित्तीय बुलबुला फूटता है, जो पैसे की छपाई की ओर ले जाता है, और अमीर और गरीब के बीच आंतरिक संघर्ष बढ़ जाता है, जो धन के पुनर्वितरण के लिए किसी प्रकार की क्रांति की ओर ले जाता है। यह शांति से या गृह युद्ध के रूप में हो सकता है। जब साम्राज्य इस आंतरिक संघर्ष से जूझता है, तो इसकी शक्ति बढ़ते बाहरी प्रतिद्वंदी ताकतों की तुलना में कम हो जाती है। जब एक नई उभरती शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि घरेलू टूटनों का सामना कर रही प्रमुख शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, तो बाहरी संघर्ष, जिनमें आमतौर पर युद्ध शामिल होते हैं। इन आंतरिक और बाहरी युद्धों से नए विजेता और पराजित निकलते हैं। फिर विजेता मिलकर नया विश्व व्यवस्था बनाते हैं, और चक्र फिर से शुरू होता है।